नमस्ते यूपी। नमस्ते यूपी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली जनपद अयोध्या की। और इस जनपद अयोध्या के इस वीडियो सीरीज में हम पिछले वीडियो की ही तरह अयोध्या के इतिहास, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ का जनगणना, वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं जनपद अयोध्या के इतिहास को लेकर के। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जनपद अयोध्या किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो जनपद अयोध्या की जो हम चर्चा करते हैं वो अयोध्या मंडल के ही अंतर्गत अयोध्या को शामिल किया गया है और इसका जो क्षेत्र है वो अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अयोध्या नाम के पहले अयोध्या को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन नवंबर 2018 में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इसके अलावा जो अयोध्या का मुख्यालय है वो भी अयोध्या ही है। इस अयोध्या से कुछ एनएच मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और वो जो एनएच है NH-27, NH-330 330 और NH-330A। इसके अलावा एक स्टेट हाईवे गुजरता है जो कि SH-30 है। हर जिले की तरह जनपद अयोध्या का भी एक जिला एक उत्पाद चिन्हित किया गया है जो कि गुड़ के रूप में है। मतलब गुड़ को अयोध्या का ODOP चिन्हित किया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर जनपद अयोध्या में ODOP के रूप में गुड़ को चिन्हित किया गया है, इसका मतलब है कि वहां पे गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता होगा। तो आपको मैं एक फैक्ट यही बता दूं कि अयोध्या की जो कृषि योग्य भूमि है उसका 20% गन्ना का प्रोडक्शन होता है वहां पे, और इसीलिए वहां पे गुड़ की उत्पादकता ज्यादा है। वहां के गुड़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे ODOP के रूप में गुड़ को चिन्हित किया गया है। और इसी तरीके से एक जिला एक खेल के रूप में, ODOS के रूप में एथलेटिक्स को चिन्हित किया गया है। अब हम बात करेंगे जनपद अयोध्या के इतिहास की। जनपद अयोध्या का इतिहास काफी पुराना है। इसकी चर्चा रामायण में मिलती है, इसकी चर्चा स्कंद पुराण में मिलती है। इसी तरीके से हम अयोध्या के मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे, साथ ही साथ आधुनिक काल के इतिहास की बात करेंगे। अभी जो हम बात करते हैं उसमें ये आपको बताते हैं कि अयोध्या का जो सबसे प्राचीन नाम था वो नाम था साकेत। मतलब अयोध्या साकेत के नाम से जानी जाती थी। और वीडियो के शुरुआत में ही हमने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक जो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होगा उसकी चर्चा अब मैं करता हूं कि अयोध्या जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी। वो मनु के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। और मनु जो है वो अयोध्या को सूर्यवंशी राजाओं के लिए राजधानी के रूप में कार्य करती थी। अयोध्या जो है मनु द्वारा स्थापित की गई थी, जिसकी चर्चा रामायण में मिलती है, महाकाव्य जो रामायण है उसमें मिलती है। और यह अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं के राजधानी के रूप में कार्य करती थी। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अयोध्या प्राचीन समय में कोसल राज्य की राजधानी, कोसल या कौशल भी बोलते हैं, कुछ लोग कोसल बोलते हैं, कहीं कहीं कौशल लिखा आपको मिलेगा, और प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र थी। ठीक है। इसी तरीके से अब तो हमने ये महाकाव्य की चर्चा की, इसी के साथ साथ स्कंद पुराण में अयोध्या को अमरावती देवी नगर के समान बताया गया, जो इसकी भव्यता को उजागर करता है। देखिए अयोध्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। वो ऐतिहासिक रूप से भी, पर्यटन के स्थल रूप से भी, धर्म के स्थल के रूप में भी, हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था केंद्र के रूप में भी। इसलिए आपको अयोध्या की जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही भली भांति तरीके से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अयोध्या पे जो है दो और धर्मों का प्रभाव माना जाता है, जो कि एक जैन परंपरा के रूप में और एक बौद्ध प्रभाव माना जाता है। जैन परंपरा के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जैन धर्मियों के 24 तीर्थंकर हुए थे, इन 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर जो कि
ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये 5 जो जैन तीर्थंकर थे उनकी जन्म स्थली मानी जाती है अयोध्या को। मतलब जैन धर्मियों की जो 24 तीर्थंकर थे उसमें से ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये जो 5 तीर्थंकर थे उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। और आपको इसी से जुड़ा हुआ एक और बात बताते चलें कि ये सभी 5 तीर्थंकर और भगवान श्री रामचंद्र का संबंध जो है वो इक्ष्वाकु वंश से था। ये प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अयोध्या पे जो बौद्ध प्रभाव हुआ था उसमें जो चीनी यात्री था वेनसांग, उसने अपनी यात्रा का जो वर्णन किया है उसमें उसने बताया है कि अपनी यात्रा के वृत्तांत में लिखा हुआ है कि 20 बौद्ध मंदिरों और 3000 भिक्षुओं की उपस्थिति वहां पे अयोध्या में थी, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि अयोध्या जो है बौद्ध केंद्र के रूप में भी अपनी एक प्रभावशीलता बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 में हुआ था। याद रखिएगा, अयोध्या में जो 1527 ईस्वी में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था वो मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने 1527 में इसका निर्माण कराया था। और यह मस्जिद अयोध्या जिले के रामकोट पहाड़ी, जिसे राम का किला कहा जाता है, उस पर स्थित थी। ठीक है। और अकबर के शासनकाल में फैजाबाद का वर्तमान जिला 2 सूबों जिसे प्रांत कहा जाता था और सिरकरों जिसे विभाग कहा जाता था उसका हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। यहां पे आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद कर लीजिएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके आदेश पर, किसके द्वारा और किस सन में कराया गया था और यह कहां पे स्थित था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। आधुनिक इतिहास में 1722 में सादात खान को अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिससे अवध के नवाब वंश की स्थापना हुई थी। सादात खान का संबंध, मैं सादात खान की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब इसे अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया 1722 में, तो सादात खान का ने जो अपना निवास स्थल बनाया उसे अयोध्या को बनाया था। मतलब सादात खान अयोध्या में निवास करता था। शुजाउद्दौला ने 1764 में एक किले का निर्माण कराया था जिसे छोटा कलकत्ता कहा जाता था। शुजाउद्दौला के पुत्र आसफ उद्दौला के बाद राजधानी को स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या किया जाता था कि राज्यों को उन पे कुप्रशासन का जो आरोप लगा करके उस आधार पे इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन में शामिल कर लेती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7 फरवरी 1956 को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पे इसे अधिग्रहित कर लिया था। देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां पे भी स्वतंत्रता आंदोलन में यहां के लोगों की भूमिका इंपॉर्टेंट थी और 15 अगस्त 1947 को जैसे देश के अन्य हिस्सों को स्वतंत्रता मिली, उसी तरीके से इस अवध क्षेत्र को भी स्वतंत्रता मिली थी। अभी तक हमने अयोध्या के इतिहास की बात की, अयोध्या के प्राचीन इतिहास की, अयोध्या का वर्णन कहाँ मिलता है, अयोध्या में किस नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या का प्राचीन इतिहास, उसका मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की चर्चा की। अब हम चलते हैं अयोध्या की जो भौगोलिक स्थिति है कि अयोध्या जो स्थित है उसकी स्थिति क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अयोध्या जिला 26 डिग्री 27 मिनट से
26 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश और 81 डिग्री 44 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और अयोध्या का जो क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल है, वो 2522 वर्ग किलोमीटर का है। अयोध्या में दो प्रमुख नदियां बहती हैं, पहली नदी घाघरा और दूसरी नदी गोमती। घाघरा जिसे सरयू के नाम से जाना जाता है, ये नदी अयोध्या जिले की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अब हम, जैसे आपको पहले भी वीडियो में हमने बताया है कि अगर कोई जिला है तो उससे सटे कुछ न कुछ और जिले उससे निकटवर्ती जिले हैं, उसी तरीके से जो इसका सीमावर्ती जिला, जो निकटवर्ती जिला है, जो कि इसके सीमाओं से टच करता है, उस हिसाब से अयोध्या के उत्तरी हिस्से में गोंडा और बस्ती जिला है। अयोध्या के उत्तर में गोंडा और बस्ती जिला है, दक्षिण में सुल्तानपुर और अमेठी है, पश्चिम में बाराबंकी, जबकि पूरब में अंबेडकर नगर है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। अब हम यहां की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जनपद अयोध्या की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है, अभी तक जो अर्थव्यवस्था रही है वो रही है कृषि आधारित, लेकिन सरकार धीरे धीरे लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे इस जनपद में गन्ना शोधन तथा तिलहनों से तेल निकालने के भी संयंत्र लगाए गए हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट हैं, जैसे अनाज है, तिलहन है, कपास है, तंबाकू के लिए भी एक बड़ा बाजार है। यही मैं आपको बताता चलूं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024 को, इसके बाद से अयोध्या का जो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल उभर के आया है, वो रोल है पर्यटन का। वहां पे लगभग शुरुआत में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तो लोग पहुंचते थे रामलला के दर्शन करने के लिए, और आज भी लगभग 1.5 से 2 लाख प्रतिदिन दर्शन करते हैं लोग। तो पर्यटन का बढ़ावा हुआ है, मतलब अयोध्या की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का एक रोल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और इस पर्यटन के बढ़ने से वहां के जो होटल व्यवसाय हैं उसको एक जीवन दान मिल गया है, और होटल व्यवसाय तेजी से फल फूल रहे हैं। रेहड़ी पटरी वाले फल फूल रहे हैं, फूल वाले फल फूल रहे हैं, मिठाई वाले, जिसको मिष्ठान कहा जाता है, मिष्ठान वाली दुकानें फल फूल रही हैं, रिक्शा ऑटो का व्यापार बढ़ रहा है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं जो जिनका रोल अयोध्या की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि हम कृषि की बात कर लिए और पर्यटन की बात कर लिए, इसके अलावा जो कुछ मुख्य उद्योग हैं जिनकी हम चर्चा यहां करेंगे, जैसे वहां पे चीनी मिल है, रसायन आधारित उद्योग है, इंजीनियरिंग वर्क वहां होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो लघु उद्योग है, जैसे कृषि आधारित सूती वस्त्र उद्योग हैं, कागज व कागज के विभिन्न उत्पाद हैं, चमड़ा आधारित उद्योग हैं, रबर, प्लास्टिक व पेट्रो आधारित उद्योग हैं, विद्युत यंत्र हैं, यातायात उपस्कर है और चमड़ा आधारित उद्योग है। मतलब ये छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने सबसे शुरू में चर्चा की कि अयोध्या जो है ओडीओपी का जो चिन्हित किया गया है वो गुड़ को चिन्हित किया गया है। अब यहां पे जब हम गुड़ की बात करते हैं तो यहां पे अयोध्या में पारंपरिक रूप से गुड़ बनाने की प्रक्रिया पीढ़ियों से चली आ रही है। लोगों की कई पीढ़ी से जो है वहां गुड़ बनाने की प्रक्रिया चली आ रही है। और हमने आपको जब ओडीओपी बताया है तो वहां बताया भी कि जो अयोध्या की कुल कृषि योग्य भूमि है उसके 20% भाग पर गन्ने की खेती होती है। अगर गुड़ ज्यादा होता है इसका मतलब है वहां का गन्ने का प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा। तो ये जान लीजिए कि जो टोटल कृषि योग्य भूमि है उसके 20% पर गन्ने की खेती होती है और गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। गुड़ के अलावा जो वहां अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं वो है गजक बनाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं, चिक्की बनाए जाते हैं, गुड़ के लड्डू, और इस तरीके से ढेर सारे खाने वाली चीजें तैयार की जाती हैं गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ से अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और इन सामानों को तैयार करने के लिए जो
कच्चा माल है वो है गन्ना, जो कि अयोध्या में अपनी कृषि योग्य भूमि के 20% हिस्से पर बोया जाता है, जिसका उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की कि कितने तहसील हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब हम यहां देख रहे हैं कि अयोध्या में 5 तहसील है। पहला अयोध्या सदर खुद है, सोहवल है, बीकापुर है, मिल्कीपुर और रुदौली है। ये 5 तहसील हैं। इसके अलावा 11 ब्लॉक हैं, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतलब एक लोकसभा क्षेत्र है और 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब हम आते हैं सेंसस पे। यहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है? यहाँ की टोटल जनसंख्या जो है वह 24,70,996। 24,70,996 अयोध्या की जनसंख्या है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1056 है। और यहाँ का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो 68.73% है, जबकि सेक्स रेशियो 962 है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। मतलब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 सालों में कितने % जनसंख्या ग्रोथ की है। 2001 से 21 तक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई वो हुई है 18.29%। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ पर्यटन स्थल है जिसकी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं सबसे पहले हम नागेश्वर नाथ मंदिर की। नागेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जो मान्यता है, इसका मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण श्री रामचंद्र जी के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि राम की पैड़ी में स्थित है। यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के शासनकाल तक अच्छी स्थिति में था। इसके बाद जब उसमें थोड़ा बहुत मंदिर में डिस्टरबेंस हुआ तो उसका जीर्णोद्धार 1750 ईस्वी में नवाब सफदरजंग के मंत्री नवल राय द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा, नवाब सफदरजंग ने नहीं कराया था, नवाब सफदरजंग के मंत्री जो थे नवल राय, उन्होंने नागेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1750 ईस्वी में करवाया था। अब हम बात करते हैं देव काली मंदिर की। देव काली मंदिर के बारे में जो मान्यता है कि यह माता सीता अपने साथ देवी गिरजा देवी की एक सुंदर मूर्ति लेकर अयोध्या आई थी। देव काली माता के बारे में जो चर्चा है वो यह है कि माता सीता जब अयोध्या आई थी तो वो अपने साथ देवी गिरजा देवी की एक मूर्ति लेकर आई थी। इस मंदिर का जो विवरण मिलता है वो रामायण महाकाव्य के विविध प्रसंगों में पाया जाता है। ठीक है, महाराजा दशरथ ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराकर उसमें इस प्रतिमा की स्थापना कराई थी। मतलब देव काली मंदिर की जो विवरण मिलता है वो रामायण महाकाव्य के अनेक प्रसंगों में इसकी चर्चा मिलती है और इस मंदिर की स्थापना महाराज दशरथ ने कराई थी, उस मंदिर का निर्माण कराया था। और जो माता सीता जब अयोध्या आई थी तो अपने साथ देवी गिरजा देवी की एक मूर्ति लेकर के आई थी और राजा दशरथ द्वारा जो उस मंदिर का निर्माण कराया गया था उसी मंदिर के निर्माण में हम उस मूर्ति को उन्होंने स्थापित करवा दिया था। अब हम बात करते हैं हनुमानगढ़ी की। हनुमान पवन पुत्र हनुमान, मतलब हनुमान जी को पवन पुत्र बोला जाता है। पवन पुत्र हनुमान को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब यह प्रॉपर अयोध्या में है ये हनुमानगढ़ी। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करते हैं कनक भवन की। जब आप जाते हैं रामलला के दर्शन के लिए तो कनक भवन का भी लोग दर्शन करते हैं। राम जन्मभूमि के
उत्तर पूर्व में स्थित, राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, मतलब कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। पहले राजा विक्रमादित्य एवं बाद में भानु कुंवारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। कनक मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? सबसे पहले विक्रमादित्य ने कराया, उसके बाद भानु कुंवारी देवी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। अब हम बात करते हैं गुलाब बाड़ी। गुलाब बाड़ी का मतलब होता है गुलाबों का बाग। नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा गुलाब बाड़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ गुलाबों का बाग, फैजाबाद में स्थित है। फैजाबाद मतलब अयोध्या। मतलब नवाब शुजाउद्दौला का जो मकबरा है उसे गुलाब बाड़ी कहते हैं, और गुलाब बाड़ी का अर्थ होता है गुलाबों का बाग। यह गुलाब विभिन्न प्रजातियों के गुलाबों का जो फव्वारों के चारों तरफ लगाए गए हैं, ये काफी खूबसूरत लगते हैं और लोग इसे देखने के लिए वहां जाते हैं। अब हम बात करते हैं जैन श्वेतांबर मंदिर की। हमने आपको बताया था कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, उसमें से 5 तीर्थंकर, जिसमें आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और इन्हीं की स्मृति में नवाब के कोषाध्यक्ष ने यहां 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। इन सभी जैन तीर्थंकरों के अलग अलग 5 मंदिर बनवाए थे, और इसे बनवाया था वहां के जो नवाब थे उनके कोषाध्यक्ष ने। दिगंबर जैन मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है, जिन्हें मतलब ऋषभ देव को आदिनाथ, पुरदेव, वृषभदेव और आदि ब्रह्म इत्यादि नामों से जाना जाता है। और यह मंदिर जो है अयोध्या के रायगंज नामक स्थान पर 31 फीट ऊंची प्रतिमा के रूप में स्थापित है। अब हम बात करते हैं राम की पैड़ी। राम की पैड़ी जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है, और यह घाटों की एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। पूर्णिमा के दिन इसे काफी सुशोभित किया जाता है, सजाया जाता है। लोग यहाँ पूर्णिमा के दिन पहुंचते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं, जो आस्था का केंद्र माना जाता है। लोग यहाँ पे इसे देखने के लिए जाते हैं और इसे काफी सुंदर तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पे एक और मंदिर है जो कि है बिरला मंदिर। अयोध्या में बहुत ढेर सारे मंदिर हैं, कुछ कुछ मंदिरों की चर्चा हम यहाँ पे करते चल रहे हैं। भगवान राम तथा देवी सीता को समर्पित यह मंदिर अभी नवनिर्मित है, अभी नया मंदिर बना हुआ, जो कि बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये अयोध्या का राम मंदिर है, जिसको आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा और इनके बारे में काफी पढ़ा भी होगा। ये जो है लेआउट है अयोध्या के राम मंदिर का। इसमें थोड़ा सा हमने आउटलाइन दे दिया है कि यह मंदिर 20-20 फुट ऊंची 3 मंजिलों पर बना है, जिनमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। इसका निर्माण मकराना संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर एवं रंगीन संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। इस मंदिर की नींव रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत से बनी है, और जमीन की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंचा ग्रेनाइट प्लिंथ लगाया गया है। इस परिसर के प्रत्येक कोने में सूर्य, भगवती, गणेश, शिव की मूर्ति स्थापित होनी है। उत्तरी और दक्षिणी भुजाओं पर क्रमशः अन्नपूर्णा तथा हनुमान के मंदिर बनाए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी आदि के मंदिर भी यहाँ पे बनाए जाने हैं। यह मंदिर जो है नागर शैली से बनाई गई है, ये काफी फेमस है। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे शिखर, गर्भगृह हमेशा उच्चतम शिखर के ठीक नीचे स्थित होता है, जो नागर शैली की विशेषताएं हैं। शिखर पर एक कलश भी स्थापित है। रेखा प्रसाद या लैटिना, जो कि ओडिशा का श्री जगन्नाथ मंदिर की तरह है। शेखरी, खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर, वल्लभी तेली का मंदिर, फमसाना कोड़ार का मंदिर जो है मंदिर का जगमोहन, यहाँ के शिखर इसी प्रकार के हैं। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अख्तरी बाई फैजाबादी, जिसे
लोकप्रिय रूप से बेगम अख्तर के नाम से जाना जाता है और यह आधुनिक समय की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है। यह गजल, ठुमरी और दादरा जैसी संगीत की विभिन्न विधाओं में इनकी महारत हासिल है। बस नाम याद रखते चलिए, अख्तर बाई फैजाबादी, जिसे बेगम अख्तर भी कहा जाता है, इनका संबंध गजल, ठुमरी और दादरा जैसी संगीतों के लिए है। दूसरी चर्चा हम करते हैं अशफाकुल्लाह खान के बारे में। अशफाकुल्लाह खान भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से थे और वह पहले मुस्लिम थे जिन्हें फैजाबाद जेल में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी। और एक और बात, जब काकोरी ट्रेन डकैती की बात आती है तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर जो योजना बनाने वालों में थे वो अशफाकुल्लाह खान प्रमुख थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कुछ बातें करते हैं जो कि अयोध्या से रिलेटेड है। कुछ कुछ जिलों के साथ साथ अयोध्या भी उसमें शामिल है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना, यह सूर्य तिलक परियोजना क्या है? अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, शायद आप लोगों को याद भी होगा। इस परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लगाई गई। यही सूर्य तिलक परियोजना है। और आतिथ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का इन्वेस्टमेंट भी काफी हो रहा है। पर्यटन क्षेत्र में, जो मैंने आपको पहले बताया कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था में अब पर्यटन का रोल काफी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें 32,000 करोड़ का निवेश सरकार कर रही है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और आगरा जैसे पर्यटन हॉटस्पॉट में आतिथ्य इकाइयों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन जगहों के साथ साथ अयोध्या भी शामिल है, मतलब वाराणसी, प्रयागराज और आगरा के साथ साथ अयोध्या का भी नाम शामिल है। तीसरी चर्चा हम करते हैं जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए, दो बात इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे जो हवाई अड्डा है वो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, और इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बस इतना आपको जानने की जरूरत है। सोलर हब की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसका अनावरण किया जा चुका है। उन 17 प्रमुख शहरों में बनारस के साथ साथ अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत एनटीपीसी द्वारा अयोध्या में 165 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये याद रखिएगा, 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र अयोध्या में लगाया जा रहा है। अब हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। जो अयोध्या का जंक्शन है उसका नाम बदल कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। याद रखिएगा, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पर्यटन से जो पर्यटन का उदय हुआ है उसमें वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार, मैं इस बात को आपको कई बार बता चुका। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो लोगों में जो आस्था, धार्मिक आस्था जो बढ़ी है, उस धार्मिक आस्था के बढ़ने से मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई, जिसमें भगवान श्री राम से संबंधित मूर्तियों की मांग ज्यादा है। और इन मूर्तियों की मांग के कारण जो मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं उस कारोबार में वृद्धि हुई। ये वृद्धि हुई है भगवान श्री रामचंद्र की जो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है। उस मूर्तियों की डिमांड का प्रभाव मुरादाबाद के पीतल व्यवसाय पे पड़ा है, जो कि वो उसको एक जीवनदान के रूप में देखा जा सकता है। अयोध्या में एक दिव्य अयोध्या ऐप भी चलाया जाता है, जिसका अयोध्या आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। बस याद रखिएगा, दिव्य अयोध्या ऐप का संबंध अयोध्या से है। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी यहां से चलाई जाती हैं, यहां से चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।
जो कि यहाँ से जो हेलीकॉप्टर चलेगा वो है लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा। एक भीष्म, अयोध्या में एक भीष्म क्यूब है जो कि अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक हिस्सा है। बस ये याद रखिएगा आप कि भीष्म क्यूब क्या है। भीष्म क्यूब एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जो कि प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं अभ्यास की। जो अभ्यास हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में, 36वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच में। बस ये नाम याद रख लीजिएगा, 36वां संस्करण आयोजित किया गया भारत और थाईलैंड के बीच में। अभ्यास अयुत्थाया, अभ्यास अयुत्थाया, जिसका अनुवाद होता है अजेय, अजेय वन या अपराजेय। ठीक है। अयोध्या में जो बनेगा वह है रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। ब्रिटेन की एक कंपनी है ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल, वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाएगी और कंपनी इस पे कुल 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इस इन्वेस्टमेंट से अयोध्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहां की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। बाकी जो उसका रोल हमारी रक्षा व्यवस्था में होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन अयोध्या के लिए स्पेसिफिक जो व्यवस्था होगी उसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, साथ ही साथ वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुदृढ़ होनी और शुरू हो जाएगी। जो पहली अमृत भारत ट्रेन की अयोध्या को हरी झंडी दिखाना है वो है 122 कोच वाली भगवा रंग की अमृत भारत ट्रेन, पूरी तरह से स्वदेशी होगी, जो अयोध्या से संचालित होना है। दीदी कैफे के नाम से उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में कैफे खोला जाना है। उन 17 नगर निगमों में अयोध्या का भी नाम प्रमुख है और 17 जो नगर निगम है उनके नाम है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और मथुरा वृंदावन। इस कैफे का जो उद्देश्य है वह शहरी गरीब सहायता समूहों से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको रोजगार प्रदान करना और साथ ही साथ इस कैफे के तहत लोगों को एक सही दाम पे, एक उचित दाम पे स्वच्छ भोजन मिल सके। एक दूसरा उद्देश्य सरकार का यह भी है। ई बस योजना है जो चलानी है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो 19 शहरों में चलाई जानी है। कुछ शहरों में 150-150 बस चलाई जाएंगी, जो मध्यम शहर है वहां 100-100 बस चलाई जाएंगी और जो छोटे शहर है वो 50 बस चलाएंगी। तो अयोध्या की गिनती छोटे शहरों में है जहां 50 बसें चलाने जाने की व्यवस्था है, जो कि ई बस है। ठीक है। अब आते हैं 7 शहरों में अयोध्या सहित नए टाउनशिप्स की स्थापना की जाएगी। इसके तहत अयोध्या विकास प्राधिकरणों को 30 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं। हवाई अड्डे की तर्ज पर 23 बस स्टेशन बनना है हवाई अड्डे की तर्ज पे, जिसमें अयोध्या धाम बस स्टैंड भी शामिल है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन योजना, शहरों की सड़कों को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 17 नगर निगम शामिल हैं प्रदेश के। उन 17 नगर निगमों में एक अयोध्या भी शामिल है और इसमें काम शुरू हो चुका है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो ओवरऑल अगर आप पूरे यूपी की बात करेंगे तो भी उसमें शामिल हो जाएगा कि प्रदेश में ये जो अयोध्या और जालौन है, इन दोनों जगहों पे अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं है। अनुसूचित जनजाति की संख्या बिल्कुल नहीं है, मतलब ये जिले अनुसूचित जनजाति रहित हैं। अयोध्या से जनकपुर के मध्य जो बस सेवा शुरू की गई थी वो 2018 में शुरू की गई थी। अयोध्या का जो नाम है, जो उपनाम जो लोग लेते हैं, एक तो साकेत धाम है, एक ईश्वर का नगर है, एक राम नगर है, एक राम जन्म भूमि है। अयोध्या जो थाईलैंड का जो एक है, थाईलैंड में स्थित है अयोध्या, और इंडोनेशिया में स्थित है योग्यकार्ता। इन शहरों का नाम अयोध्या के नाम पर रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। थाईलैंड का अयोध्या और इंडोनेशिया का योग्यकार्ता। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रीलिम्स के लिए मैंने शुरुआत में ही आपको बोला
कि अयोध्या की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं यह ऐतिहासिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, धार्मिक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन के रूप से भी इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें जो बताया जा रहा है उसके एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जीआई टैग की। तो हनुमानगढ़ी में जो बेसन के लड्डू मिलते हैं उसको जनवरी 2024 में, हनुमानगढ़ी में जो बेसन के लड्डू मिलते हैं उसको जनवरी 2024 में जीआई टैग मिल गया, जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग लड्डू की मूल उत्पत्ति, विशिष्ट गुणधर्म और सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देता है और स्थानीय उत्पादकों के आर्थिक हितों का समर्थन करता है। इसलिए हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जनवरी 2024 में जीआई टैग दिया गया। अब परीक्षा के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर से संबंधित जो प्रमुख वास्तुकार थे उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे हैं आशीष सोमपुरा। आशीष सोमपुरा और चंद्रकांत सोमपुरा ये पिता पुत्र हैं जो कि अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। और जो इंजीनियरिंग कंपनी जो थी वो लार्सन एंड ट्रूबो थी। इसके अलावा जो भगवान राम की मूर्ति बनाए, जो भगवान राम की मूर्ति के मूर्तिकार कहे जाते हैं वो हैं अरुण योगीराज, जिनका संबंध कर्नाटक के मैसूर से है। ये बात सबको पता होगी और अगर कोई मिस कर गया हो, नहीं याद हो उसको, तो वो याद कर लीजिए कि जो मूर्तिकार रहे हैं उनका नाम अरुण योगीराज है, जिनका संबंध कर्नाटक के मैसूर से है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सप्रेसवे पे। इसकी चर्चा मैं पिछले कई वीडियो में कर चुका हूं, यहां पे एक बार और बताता चल रहा हूं आपको कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि चांद सराय लखनऊ से शुरू होता है और हैदरिया गांव गाजीपुर में खत्म होता है, जिसकी टोटल दूरी 340.824 किलोमीटर है और ये 6 लेन का है, जो कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में जाके खत्म हो जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि पूछ देता है ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा जिला है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता या किन किन जिलों से गुजरता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में अयोध्या से संबंधित लगभग सारी जानकारी आपको दे दी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से संबंधित हो सकता है। अब आपको ध्यान रख करके इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से याद रखना है, जिससे परीक्षा में आने वाली चीजें आपकी गलत न हो। कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी हैं, ये प्रश्न मैं टैग कर दूंगा आप लोगों को, या अगर आप लोगों को लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इन प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को लिखने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये जरूरी जरूर है कि ऐसे प्रश्न लिखने से आपके जो है विचार खुलेंगे, विचार बढ़ेंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और सबसे बड़ी जो बात है वो राइटिंग स्किल बढ़ेगी, जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में लेखन शैली आता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।